ताप और अधिक पीएच रहा तो। चलिए, नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका रॉयल इंस्टीट्यूट के। अब हम लोगों ने कंपोस्ट पढ़ना है। हाँ, क्या पढ़ेंगे बेटा? कंपोस्ट को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंपोस्ट। और हिंदी में क्या कहते हैं? कृत्रिम संश्लेषित खाद, है ना। देखो, खाद तो प्राकृतिक रूप से बनती है, फिर इसको कृत्रिम क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें विच्छेदन का तरीका हम तय करेंगे, वायुजीवी होगा या अवायुजीवी होगा। स्टार्टर के रूप में हम किस पदार्थ का प्रयोग करेंगे, है ना। अब कंपोस्ट क्या होता है? देखो, तो हम कह सकते हैं कि फार्म अथवा शहरी कचरे को उपयुक्त तापमान और नमी पर सड़ाकर तैयार किए गए पदार्थ क्या कहलाते हैं? कंपोस्ट। लिखो, देखो, लिखो, अथवा फार्म अथवा शहरी कचरे को उपयुक्त तापमान एवं नमी पर सड़ाकर तैयार की गई खाद। फार्म अथवा शहरी कचरे को उपयुक्त तापमान एवं नमी पर सड़ाकर तैयार की गई खाद। फार्म अथवा शहरी कचरे को उपयुक्त तापमान एवं नमी पर सड़ाकर तैयार की गई खाद कंपोस्ट कहलाती है। अब देखो, ये जो कंपोस्ट आती है ये दो प्रकार की होती है। फार्म कंपोस्ट में कितना नाइट्रोजन? 0.5%। शहरी कंपोस्ट में कितना? 1.5%। पर ऐसा निश्चित हो आवश्यक, अपने से डायरेक्ट पूछ ले कि फार्म कंपोस्ट में कितना नाइट्रोजन होता है तो 0.5%, शहरी कंपोस्ट में कितना होता है तो 1.5%। अब इसमें से बेंगलोर विधि जो है वो कंपोस्ट, बेंगलोर विधि जो है वो शहरी कंपोस्ट है, बाकी सब कौन सी है? फार्म कंपोस्ट की विधियां। बेंगलोर विधि कैसी विधि है? बाकी सारी जितने भी कंपोस्ट पढ़ेंगे वो कौन सी है? अब कई बार एक टॉपिक मिस कर देते हैं, आवश्यक सामग्री। और ये सामग्री में से प्रश्न आ जाता है सीधे सीधे, है ना। तो मुझे बताओ कि कंपोस्ट बनाने के लिए कितनी चीजें लगेगी? 4। एक तो कचरा, है ना, जिसको हम कहेंगे कार्बनिक पदार्थ। क्या कहेंगे बेटा? कार्बनिक पदार्थ में कौन आ जाएगा अपने पास? खेत अथवा शहरी घरेलू अपशिष्ट पदार्थ। अपशिष्ट पदार्थ किसको कहते हैं? जो कचरा निकलता है अपना, गीला कचरा, सूखा। अरे यार, ये ऐसा क्यों कर रहा है? इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके सेल चले गए। सर, ओ सर, अभी कल कोई सुपरवाइजर वाला बच्चा उसके आगे आगे सर जा रहा था कि अरे सर, अरे सर। मैंने कहा अरे क्या होता है? तो खाली सर बोलेगा तो भी सुनेगा आदमी। चल, तो फार्म अथवा घरेलू अवशिष्ट पदार्थ जिसको सड़ा के अपने कचरा बनाना, ये हो गया मेन सामग्री जो सबसे ज्यादा मात्रा में कंपोस्ट में डालना है। दूसरा होता है आरंभक पदार्थ। इस आरंभक को हम कहते हैं स्टार्टर। क्या कहते हैं बेटा? स्टार्टर क्यों कहा है इसको? क्योंकि ये ही विच्छेदन प्रारंभ करवाता है। तो ऐसे पदार्थ जो विच्छेदन प्रारंभ करवाते हैं उनको क्या कहते हैं बेटा हम लोग? स्टार्टर। जैसे स्टार्टर के रूप में हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? गोबर का प्रयोग कर सकते हैं, मानव विष्टा चूर्ण,
इंसानों वाला गोबर, है ना। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, ये एक आता है एडको मिश्रण। तो कितने आरंभक पदार्थ हो गए? 5। पहला कौन सा है? गोबर, विषाक्त चूर्ण, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, एडको मिश्रण। तीसरा आता नमी। नमी 50% से हमेशा अधिक होना चाहिए। कितनी होना चाहिए बेटा? और चौथा ऑक्सीजन, है ना। तो वायुजीवी विच्छेदन के लिए, वायुजीवी विच्छेदन सभी कंपोस्ट की विधि में होता है, केवल बेंगलोर विधि में अवायुजीवी विच्छेदन होता है ना। वायुजीवी विच्छेदन में या के लिए कचरे को हर 10 से 15 दिन में पलटना चाहिए। अब अपने पास कंपोस्ट की कितनी विधियां हैं बताओ? बहुत सारी है। जैसे सबसे पहले हम बात करें इंदौर विधि, जिसके बारे में कल हमने चर्चा की थी, याद है कि नहीं है? तो यहां मैं लिख देता हूं इंदौर विधि। दूसरी विधि का नाम क्या बेटा? बेंगलोर विधि। तो दूसरे नंबर पे क्या पढ़ेंगे अपन? बेंगलोर विधि। फिर एक होती है एडको विधि। कौन सी होती है बेटा? तो तीसरे नंबर पर अपन क्या लिख देते हैं? एडको विधि, है ना। कुछ लोग एडीको विधि भी लिखते हैं इसको। और चौथे नंबर पे आती है एक्टिवेंडिस कंपोस्ट विधि, है ना। इसको एक्टिव कंपोस्ट भी कहते हैं। और एक तुम्हारी फेवरेट नाडेप विधि। तुमको कैसे पता तुम्हारी फेवरेट है? और फिर मेरी फेवरेट वर्मी कंपोस्ट। हरे राम काका। अब देखो, इंदौर विधि में अपन ने बात की थी कि इंदौर विधि का आविष्कार 1924 से 1931 के बीच में हुआ। किसने किया बताओ? हाँ, अल्बर्ट हावर्ड। और साथ में कौन था? हाँ, यशवंत डी वार्ड, वाई डी वार्ड। ठीक है। कहां पर हुआ इसका आविष्कार? इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन इंदौर। इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन। मैं इतने साल इंदौर रहा, लगभग अपनी जिंदगी के 15-20 साल, मुझे कहीं भी नहीं मिला है। शायद बंद हो गया। पुराने जमाने की बात है, अंग्रेजों का था, है ना। अब इसमें आरंभ के रूप में किसका प्रयोग किया था अपन ने बेटा? गोबर था। कचरा अपन बार बार पलट रहे थे। तो हमको एक बात, अरे यार ये ऐसे करेगा तो कैसे काम ले बोला ना। यह फार्म कंपोस्ट की विधि कैसी है बेटा? फार्म कंपोस्ट की विधि है। इसमें कचरे को बार बार पलटा जाता है। वायुजीवी विच्छेदन होता है। कौन सा विच्छेदन होता है? वायुजीवी विच्छेदन होता है। फिर कितनी बार पलटा जाता है कचरे को? तुमको इतना सब याद कैसे है? 3 बार पलटा जाता है। ये मिस कॉल मार रहा है यार, बोल। अचानक आवाज आते आते बंद हो जाती है। एक नारियल चढ़ा लो ना बेरू महाराज के इस कमरे के नाम से।
हेलो हेलो हेलो। हाँ देखो, इसमें आवाज भी सुरीली आ रही ना सेल बदलने के बाद। चलो, तो कितने बार पलटेंगे बेटा? पहली बार कब पलटेंगे? हाँ, पक्का? और दूसरी बार इसके 15 दिन बाद मतलब? और फिर 30 दिन और जोड़ देंगे तो 60 दिन बाद। कितना समय लगता है? 3 से 4 माह में तैयार हो जाती है। कौन तैयार हो जाती है? कंपोस्ट तैयार हो जाती है। अच्छा, इसमें बार बार कचरा पलटेंगे तो तापमान अधिक रहेगा कि कम रहेगा? यहां लिख देता हूं मैं, इस विधि में ताप अधिक रहता है, बेंगलोर विधि में कम रहता है। अधिक क्यों रहता है बताओ? बार बार पलट रहे हैं इसलिए। अब देखो, इसमें जो कल मैं तुमको गोबर की खाद में टेक्निक बता रहा था, दूसरी वाली, वो उसकी नहीं, वो इसकी है। मेरे से गड़बड़ हो गई यार। बोले सर आप ऐसी गड़बड़ कैसे कर सकते हो? मैंने एक गोली खा रखी जिसका नाम है मोंटेलिकॉस प्लस लिवोसिट्रिजिन। नाम सुना तुमने कभी? कब खाते हैं उसको? सर्दी खांसी एलर्जी में। और उस गोली के ऊपर लिखा रहता है कि डू नॉट डू एनी टेक्निकल वर्क, मतलब ड्राइव नहीं करना है और भारी मशीनरी पे काम भी नहीं करना। मैंने सोचा है भारी तो है पर मशीनरी के नहीं है। अरे उसे दिमाग भ्रमित रहता, नींद आती रहती है। कल मेरी हालत नहीं देख रहे थे तुम? अब इसमें क्या करते हैं कि जब गड्ढा भरते हैं तो उसको कितने भागों में बांट लिया अपन ने? 4 भागों। 3 भाग। ओ भाई ओए प्लीज, तुम इस बात पे भरोसा नहीं करते हो? मैं करता हूं। मैं रात में 3 बजे भी गांव जाता और मेरी गाड़ी अगर कोई बंद हो जाए मान लो, वैसे भी देखी है तुमने मेरी गाड़ी, तो मैं आगे जाके और उसके धोख दे लेता हूँ कि हे देवी सिर्फ घर तक पहुंचा दे, फिर जो मन पड़े वो करना, और वो चालू हो जाती वापस। तुम करके देखना कभी जिंदगी। मेरी एक्टिवा पंचर हो जाती, 10-12 किलोमीटर घर ले आता हूँ मैं, उसका ट्यूब भी खराब नहीं होता है, खाली धोख दे लेता हूँ कि घर तक पहुंचा दे। साक्षात देवी का रूप है। चलो, तो इसमें 3 भागों को भरते और चौथा भाग। अब 15 दिन बाद जब कचरे को पलटना है तो बाहर नहीं निकालते, ये वाले को कहां डाल देंगे, इसको कहां डाल देंगे, फिर इसको कहां डाल देंगे, तो ये वाला खाली रह जाता है। फिर 15 दिन बाद, फिर 30 दिन बाद, तो ऐसे अंदर के अंदर ही पलटते, बाहर निकालो मिट्टी मिल जाएगी उसमें, है ना? तो इसलिए वहीं के वहीं। ये हो गई कौन सी विधि बेटा? वाह यार बहुत अच्छी लग रही है। चलो लिखो। कुछ समझ में आया भी कि नहीं आया? ठीक। नहीं तो फिर मैं तुमसे बुलवाऊंगा, बोलो अनार, तुम कहना अनार, फिर कहूंगा बोलो एक बार और अनार। किया ना तुमने ऐसा? हाँ। मैंने पूछा सोनू सर से, मैंने कहा ये कौन सी विधि? बोले सर ऐसा नहीं करवाओ तो इनको याद ही नहीं होता है। मैंने कहा हमारे तो हो जाता है, एग्रोनॉमी में अच्छे नंबर ला रहे सुपरवाइजर वाले बच्चे। बोले हमारा हॉर्टिकल्चर थोड़ा क्या कठिन सब्जेक्ट है। हो सकता है। अच्छे आदमी थे सोनू सर भी। अभी रघुनाथपुरा गए। इसमें गड्ढे का आकार फीट में आता है, 10 फीट लंबा, है ना, 7 फीट चौड़ा और 2.5 फीट। 7 मतलब 6 से 8 फीट चौड़ा, और 2.5 मतलब 2 से 3 फीट गहरा।
मतलब खली को भी अपन डाल सकते हैं इस गड्ढे में। लिख दूं क्या? तुम याद कर रहे हो तो। सोनू सर भाई है मेरे। तुमको ऐसा लगता है कि ये सर एक दूसरे की टांग खींचते, हमको तो लगता ही नहीं। हमको मालूम है कि बच्चे कितने दिन के लिए है। और 8 मार्च तक, जैसे ही मैं 36 का हुआ वैसे ही गायब हो जाएंगे। मेरा बर्थडे आता है 8 मार्च को। तुम बोल ही नहीं पाओगे, तुम्हारी एग्जाम रहेगी। मेरे को बहुत खुशी हुई। नहीं तो तुम चॉकलेट मांगते हैं यहाँ। अब मैं कैसे बताऊं कि 30-35 साल का आदमी चॉकलेट मांगे, इसका मतलब उसका मानसिक विकास ठीक से। और जो जिनका हो गया वो कुछ और ऐसी चीज मांगते हैं जो मैं दे ही नहीं सकता। हाँ, वो यूं सोच रहे सुपरवाइजर बनेंगे तो रोज मजे ही मजे होंगे। बेटा तनख्वाह तीसरे ही दिन खत्म हो जाती, इसलिए तो मैं नहीं बना आज तक। है। हाँ, गड्ढे का आकार। मजदूर परेशान होते हैं। लिखो, जल्दी लिखो यार, तुम बहुत ही धीरे। तुम ऐसे लिखते हो जैसे अगले साल परीक्षा है तुम्हारी 2026 में। 3 महीने दे रहा है। मैं आगे नहीं चल सकता बेटा, ये तुम्हारे साथियों को बोलोगे हे देवताओं, तुम्हारे लिए प्रार्थना मुझे बापूजी महाराज से करना पड़ेगी। पहचानते हो ना तुम बापूजी को? भेड़ों के देवता है क्या? ऊंटों के देवता? क्योंकि इंसान वाले तो तुम्हारा कुछ कर ही नहीं पा रहे। एक बार जोर से बोलो सर। ये लो देखो, ये एक विशिष्ट प्राणी है क्या? जैसे कुछ कुछ अनार तो आराम से चलते शुरू करके, और ये एकदम से ढुक। ये एक प्रकार का मानसिक विकार है बेटा, है ना, ध्यान रखना। अभी अपने पास टाइम नहीं है, मैं कभी पर्सनल मिलना विस्तार से चर्चा करेंगे। ये 6-7 बैच वालों को तो मालूम है, इनको तो बता दिया था मैंने। कर दो आगे। चलो यार, है ना, मुझे एक बात पता है कि इसका कनेक्शन ठीक से नहीं हुआ है। या तो ठीक चल रहा है, इसको बंद ही कर देता हूं मैं। हेलो हेलो हेलो। अब मत अटकना हो। वो कह रहा ओ सर अभी भी कोटा में ऑफलाइन आ सकते। बेटा नंबर दिए रहते, गूगल करो रॉयल इंस्टीट्यूट, फोन लगाओ, पूछो। कैसे कैसे सवाल पूछते हो तुम मुझसे यार। कहीं हो बेटा? अच्छा देखो, बड़े बड़े शहरों में पेपर लेस स्कूल चलते हैं, बैग लेस स्कूल। मतलब खाली हाथ बच्चे जाते हैं, वहीं पढ़ा के खत्म काम, वापस वहीं बैग वैग कॉपी किताब छोड़ के घर आते हैं, आराम सोते खेलते कूद, और अच्छा रिजल्ट भी आता है। क्या ऐसा संभव है? तुम्हारे साथ तो नहीं है, छोटे बच्चों के साथ हो सकता है। तुम्हारी ट्रेनिंग ही अलग तरीके की।
वो फिर मेरे से आगे कहते हैं सर एग्रोनॉमी को कैसे पढ़े। ऐसे पढ़ो, दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़े, सीधे ही क्या बन जाओ, सुपरवाइजर। और तुम बन जाओगे, अरे मुझे पूरा भरोसा है। देखो कितना सुकून मिलता है आत्मा को। ऐसे ही कह के देखो तुमको यहां ला खड़ा कर दिया। मेरे गांव में देखता हूं मैं, वहां समझा रहे होते हैं वो लोग जिनका 12वीं कंप्लीट नहीं हुआ था उस समय, अरे तेरे अंदर पोटेंशियल है। उनका पोटेंशियल की स्पेलिंग क्या होती है? पर अच्छा है, मोटिवेट करते रहना चाहिए, नहीं तो बच्चे गलत दिशा में मोटिवेट हो जाते हैं। निर्माण करना बहुत कठिन कार्य है, विध्वंस करना बहुत आसान है। अच्छे मार्ग पे चलना बहुत मुश्किल है। कठिन मार्ग पे शाम तक ही लगा दूं मैं तुमको। तो कह रहा हाँ सर 1100 तो बने, मेरा तो सपना है बेटा कि पूरे 1100 मेरे स्टूडेंट बने। और मैं रास्ते जाऊं टकराए मेरे से आके फटाफट, जोधपुर जाऊं 3-4 सुपरवाइजर रास्ते में आ गए। चाय कौन पिलाएगा मुझे, तुम सुपरवाइजर नहीं बने। नहीं मैं चाय का शौकीन हूं, चाय ने ही मुझे जिंदा बचा के रखा हुआ है। चलो चले आगे। तुम यार आपस में बात करते हो ना, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं, मैं रुकता नहीं हूं। चले आगे। तुम चाय वाय तो नहीं पीते हो ना? चले आगे। अब देखो दूसरी विधि कौन सी बेटा, बेंगलोर विधि। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डॉक्टर, देखो 1939 लिखा है क्या तुम्हारी बुक में? नहीं लिखा। एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है डॉक्टर CN आचार्य। तो क्या ये भारतीय है ना? हाँ। तो ये जो CN आचार्य है, इनको किसी ने कहा कि यार तुम भारी आदमी हो, IIT में बैठे हो, तुम्हारे वहां इंदौर जाके वो अंग्रेज आके और वो बना के चले गया कंपोस्ट की विधि, तुम तो एक काम करो, इधर रूप सागर में थोड़ा पानी है, नहा के आ जाओ। उनको बहुत बुरा लगा, उनका दिमाग खराब हो गया। वो बेंगलोर कलेक्टर के पास चले गए, बोले गोबर चाहिए। बेंगलोर कलेक्टर ने कहा भाई यहाँ गाय भैंसे नहीं, या इंसान ही इंसान है। उन्होंने कहा चलेगा। अब जैसे तैसे एक बार गड्ढा भर तो लिया, दूसरी बार मजदूरों से कहा कि इसको पलटो। मजदूरों ने कहा भाई साहब आपको पलट देंगे, इस चक्कर में मत रहना, वो तो सरकारी नौकरी के चक्कर में पिछली बार हमने इसको भर तो दिया है, अब आप ही पलटो। तो फिर उसमें गड्ढे को पलटा, तो कौन सा विच्छेदन होगा? अरे विधि है विधि। तो ये कैसी विधि है बेटा? शहरी कंपोस्ट की। कैसी विधि है? जिसका आविष्कार किसने किया? CN आचार्य ने। कहा किया? IISc बेंगलुरु। IISc भारत का आज भी सबसे बड़ा इंजीनियरिंग संस्थान है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। मेरा छोटा भाई यहीं से पढ़ा हुआ है। ऑल इंडिया 25 रैंक थी उसकी। मेरे परिवार में सबसे खराब आदमी मैं ही बचा हूं बस, बाकी सब बहुत पढ़े लिखे है ना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है ना, IISc। ये S बड़ा है और C छोटा है, ठीक है। MSc में भी S बड़ा होता है, C छोटा होता है। तो यहां पर देखो जितने भी आए अपने एग्रीकल्चर में, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि सब 12वीं बाद सुपरवाइजर तैयारी करते हैं, यही सबसे बड़ी दिक्कत। अगर नहीं करे तो यही बच्चे BSc करेंगे, MSc करेंगे, PhD करेंगे, रिसर्च करेंगे। पर आज एग्रीकल्चर में जितनी भी चीजें गांव में किसानों के द्वारा खेतों में प्रयोग की जा रही है, उसका लगभग 99% किसी भी कृषि वैज्ञानिक ने नहीं बनाया है। न वो पंप कृषि वैज्ञानिक ने बनाया है, न नाइट्रोजन की खोज कृषि वैज्ञानिक ने की है,
ना यूरिया कृषि वैज्ञानिक ने बनाया, ना डीएपी, ना एसएसपी। ये सब या तो केमिस्ट्री के वैज्ञानिक है या बायोलॉजी के पुराने जमाने के, और अभी जितने आविष्कार हो रहे हैं सब आईआईटीज में हो रहे हैं। कहाँ हो रहे हैं बेटा? आईआईटी खड़गपुर, एग्रीकल्चर वालों गिफ्ट कर रखा है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी वही बनाते हैं, है ना। तो कृषि वैज्ञानिक क्या करते हैं? सुपरवाइजर तैयारी करते हैं। सच में सिर्फ रोटी पानी का जुगाड़। एग्रीकल्चर बच्चे, एक तो ज्यादातर इंडिया में बच्चे एग्रीकल्चर वही लेते हैं जिनको मैथ्स नहीं आता। मतलब एग्रीकल्चर अच्छा लगता है इसलिए एग्रीकल्चर नहीं लेते, एग्रीकल्चर भविष्य बनाने के लिए नहीं लेते, जीवन चलाने के लिए लेते हैं कि आगे तो बढ़ ही जाएंगे। और फिर ऐसे छल्लियों में चलते जाते हैं, कुछ सुपरवाइजर में 12वीं पे ही रुक जाते हैं, कुछ पशु परिचर के चक्कर में 10वीं में ही रुक जाते हैं। बीएससी एजी कर भी लेते हैं तो इधर उधर नौकरी ढूंढने लग जाते हैं, कहीं बैंक में ही चले जाते हैं। फिर जो बच जाते हैं जिनका कुछ नहीं होता वो एमएससी कर लेते हैं मेरे जैसे और कुछ नहीं हो तो पीएचडी कर लो, और पीएचडी करके क्या करना है? प्रोफेसर बन जाओ, और प्रोफेसर बन के क्या करना है? आराम। तो इस वजह से एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता है ना। अभी तुम जाओगे आईआईटी में 50 प्रोजेक्ट चल रहे हैं कि किसानों को ये जो रसायन है इनके प्रभाव से कैसे बचाए। उन्होंने बनाया एक सुरक्षा कवच, आईआरआई वालों ने क्या बनाया? एक सूट बनाया जिसका पहन के छिड़काव करना है, और सूट को पहनो तो गर्मी इतनी लगती है आदमी मर जाए बाबू, और वो सूट ही 6-6.5 किलो। मतलब वो पुराने जमाने में लड़ने आते थे भाले ले लेके, वो सूट पहन के ग्लेडिएटर्स। 5-6 साल रिसर्च करके वो सूट बनाया। बाद में पता चला आईआईटी वालों ने ड्रोन को इधर कर दिया, इससे छिड़काव करो, किसान को खेत में जाने की जरूरत ही। तो रेवोल्यूशनरी मतलब क्रांतिकारी दिमाग चाहिए कुछ भी परिवर्तित करने के लिए। कितना ध्यान से सुनते हो यार, इंटेलिजेंट तो हो तुम। चलो आ जाओ। बेंगलोर विधि किसकी है बेटा? इसमें आरंभक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? बताओ। है ना, विस्टा चूर्ण का। हाँ, तुम जो सोच रहे हो वही है ये। इसमें तापमान कम रहता है। और विच्छेदन कौन सा होता है बेटा? अवायुजीवी। अवायुजीवी किसको कहते हैं बेटा? जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं, वायु रहे नहीं रहे उससे कोई मतलब नहीं, अपने ध्यान रखना। अवायुजीवी मतलब ऑक्सीजन, और वायु रहेगी तो ऑक्सीजन तो रहेगी ही रहेगी। ठीक है? अरे ठीक है कि नहीं है? चलो लिख लो, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं वैसे। ये जो अपना गीला कचरा इकट्ठा किया जाता है ना, घर घर से सूखा कचरा अलग, गीला कचरा अलग, शहरों में इससे बनाते हैं। इंदौर नगर निगम 31 करोड़ रुपए हर साल कमाता है कंपोस्ट बेच के। क्या हुआ बेटा? प्रारंभ क्या होता है? वो पदार्थ जो विच्छेदन को प्रारंभ करवाता है ना।
चले आगे, नहीं चले? अच्छा मुझे बताओ, ज्यादा मेहनत किस में लगेगी? है? क्यों लगेगी? देखो, इंदौर विधि में श्रम अधिक लगता है, जबकि बेंगलोर विधि में श्रम कम लगता है। हाँ, नोट लगा। शिव प्रहलाद कह रहे, गुरुजी मेरे को एलर्जी की बड़ी प्रॉब्लम, अगर सुबह जल्दी उठकर घर से बाहर निकल जाऊं तो भी जुकाम हो जाता है और सीके आना, सीके नहीं छींके होता है, शुरू हो जाती है और बंद भी नहीं होती। इस वजह से मैं पढ़ाई में डिस्टर्ब होता हूं, मुझे क्या दवाई करना चाहिए प्लीज बताओ। 1 सप्ताह में 2 बार ही हो जाता है। बेटा आपको राइनाइटिस की समस्या है, नाक में बार बार खुजली चलना, 15-16 छींके एक साथ आना। इसके लिए आप सीतोपलादी चूर्ण मार्केट से खरीद के लाओ, शहद के साथ आधा चम्मच चूर्ण रोज सोते समय खाओ, है ना? बाबा रामदेव का आता है सीतो, मेरे को भी थी दिक्कत, अभी भी कभी कभी आती है ना, ठीक है। चल, सबके लिए एक जैसी दवाई तो फिर समीर सर से मिलो, वो आयुर्वेदिक डॉक्टर है ना? चलो लिखो फटाफट, क्या लिखा? इंदौर विधि में श्रम की अधिक आवश्यकता होती है और बेंगलोर विधि में श्रम की कम आवश्यकता होती है। ये एनपीके की मात्रा अगर तुमसे याद हो ना तो ही करना है। बस इतना याद रखना है कि कंपोस्ट में 1-2% से ज्यादा नाइट्रोजन नहीं होती, क्योंकि ये डिपेंड करती है। मान लो मैं किसी घर से कचरा लाया, उन्होंने मूंगफली की कली डाल दी, उसमें चक्की खराब हो गई, बेसन चक्की डाल, अब उससे जो कंपोस्ट बनेगा उसमें नाइट्रोजन ज्यादा हो जाएगा। किसी ने रोटियां ही रोटियां डाली तो वो तो कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट वाला मामला। तो ऐसे अपने को देखना है कि अगर दलहनी फसलों का कचरा कंपोस्ट में सड़ाया है तो ज्यादा नाइट्रोजन मिलेगी, और अगर भूसा सड़ा दिया है तो कम नाइट्रोजन में। फिर भी एवरेज देख लेते हैं कि चलो इतना तो मिल ही जाएगा। अब इसको क्रॉस चेक नहीं करना, तो कहना सर शहरी कंपोस्ट में 1.5 लिखा रखा है, बेंगलोर में 1 क्यों लिखा? ऐसा किताब में लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है ना आरबीएससी। आरबीएससी मतलब 12वीं। ये 12वीं अलग ही चलती है तुम्हारी, पूरी दुनिया से अलग किताब है अलबेली। सर ऐसा क्यों बोल रहे? बीएससी करने जाओ तो किसी काम में नहीं आती। चलो चले आगे। अब कहानी शुरू होती है 1921 से। कहां से शुरू होती है बेटा? इंग्लैंड, लंदन। अपन ने तो लिख रखा ना नाम, एड कोविद। कब शुरू हुई बेटा? 1921। कहां शुरू हुई? इंग्लैंड। 2 भाई थे जिनका नाम था हचिंसन और रिचर्ड। क्या नाम था बेटा? हचिंसन एवं रिचर्ड। अरे यार ऐसा मत करो रे। अच्छा, इन्होंने क्या कर लिया मालूम? बीएससी एजी कर ली, पर इनके पिताजी ने मना कर दिया। बोले अपने पूछते नहीं, धंधा चक्की चलाओ। कुछ नहीं रखा बीएससी एजी। अभी चक्की बेचारे चला रहे थे, 2 ही भाई ड्यूटी लगा रहे थे 8-8 घंटे की। 1-2 साल हो गए, बोर हो गए। इनके दिमाग में ख्याल आया कि अपन एग्रीकल्चर के आदमी, एग्रीकल्चर में कुछ करते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि 4 प्रकार के उर्वरक लिए। नाइट्रोजन के लिए क्या ले लिया? अमोनियम सल्फेट। फॉस्फोरस के लिए क्या ले लिया? सिंगल सुपर फॉस्फेट। और पोटेशियम के लिए क्या ले लिया? और जिप्सम या चूना। अब पीएच इसका कम हो गया तो चूना ले लिया, क्योंकि
सल्फेट अम्लीय प्रकृति का है, सिंगल सुपर फॉस्फेट अम्लीय प्रकृति का, म्यूरेट ऑफ पोटाश भी अम्लीय प्रकृति का, तो क्या ले लिया? चूना। और इसको मिला लिया 12:6:5:10 में, और चक्की में पीस लिया, पाउडर बना लिया, और इस पे कलर मिला दिया ताकि लोगों को पता नहीं चले कि ये क्या है। अब इसको 7 किलोग्राम एडको मिश्रण, इसी का नाम क्या रख दिया उसने? एडको मिश्रण। तो उन्होंने कहा 7 किलोग्राम एडको मिश्रण को 1 क्विंटल कचरे में मिलाना है और सड़ाना है, तो जो कंपोस्ट तैयार होगी वो बहुत अच्छी होगी। तुम सोचो 1 क्विंटल में 7 किलो उर्वरक जा रहा है, 1 टन में 70 किलो, 1 टन डाल दिया तो भी काम हो जाएगा, 10 टन डाल दिया तो 700 किलो तो उर्वरक ही डाल दिया खेत में, तो उत्पादन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो बेहतरीन उत्पादन बढ़ा, लोगों को लगा कि ये पाउडर नहीं वरदान है, और करीब 40-50 साल तक उन्होंने इसको ट्रेड सीक्रेट के रूप में प्रयोग किया। जैसे कोको कोला फार्मूला किसी को नहीं पता है ना, वैसे इसका फार्मूला किसी को भी पता, फिर मैंने फोन लगा पूछा, तब जाके उन्होंने बताया। अरे वैज्ञानिकों ने बाद में डिकोड किया, क्योंकि करोड़ों डॉलर्स कमाने लग गए वो, तो दूसरी कंपनी वाले पीछे पड़ गए कि ऐसा क्या है पाउडर। बाद में उन्होंने देखा कि इसके अंदर क्या निकला? उर्वरक निकला ना। तो कंपोस्ट बनाने की पहली विधि कौन सी है बेटा? इसमें आरंभक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? एडको मिश्रण। और एडको मिश्रण कितना मिलाया जाता है? 7 किलोग्राम प्रति क्विंटल कचरा, हेक्टेयर नहीं मिलाना है ना? चलो लिख लो, हचिनसन एंड रिचर्ड्स। मैं एक बार ऐसी कहानी बना लेता, मेरे को जिंदगी भर याद रहता है। मैं अगर किसी से पूछ भी लूं ना चक्की वाले भाई साहब का नाम क्या था, तो भी बच्चे बता देते हैं कि सर वो हचिनसन और रिचर्ड थे चक्की वाले। एक गिलास दूध में 7-8 लहसुन की कलियां काट के डाल दे, उसको आधा गिलास होने तक उबाले और पी के सो जाए। पानी नहीं पिए, सभी प्रकार की सर्दी से राहत मिल जाती एक ही बार में, है ना? अरे अभी बहुत प्रॉब्लम चल रही, एलर्जी ज्यादा चल रही है, राइनाइटिस हो रहा है ना? और फिर जब ये सब काम नहीं करे तो फिर डॉक्टर से दवाई ले। कभी कभी नहीं भी कर, कुछ लोग इतने नशीले हो चुके विमल खा खा के कि उन पर औषधियां काम ही नहीं। रोज तो तंबाकू खा रहे, सुबह शाम दोपहर 4-5 बार, तो फिर क्या करेगी आयुर्वेदिक दवाई? प्रतिरोधी हो गए वो। हाँ। चले आगे। अब अगली विधि कौन सी बेटा? एक्टिव एंड। अब देखो, दो भाई थे, हलवाई थे, उनका नाम था फाउलर और रीगे। क्या नाम था? 1 साल बाद की बात है, जैसे फेमस हो गए ना। उसके नाम की स्पेलिंग RAG, उसको रीके कैसे लिखते मुझे आज तक समझ में नहीं आया। ठीक है, लिखने तो अपने बाप का क्या जा रहा। ये भी इंग्लैंड में थे, ये हलवाई थे दोनों, मोटू एंड पतलू। फाउलर मोटा और रीगे पतला। देखा मोटू पतलू कार्टून तुमने? हाँ। अब
वो जो पतलू है वो थोड़ा कम उम्र का था, तो एक दिन बड़े भाई से आके बोलता है कि यार ये हलवाई धंधे में कोई मतलब नहीं निकल रहा है, 4 महीने शादी ब्याह होते हैं, बाकी 8 महीने खाली कोई कोई टपक जाता है, भंडारा करता, तब एक आध दिन के लिए बुलाता, महीने भर फिर फ्री रहते हैं अपन। ये बिजनेस फायदे का नहीं, ब्याह भी नहीं हो रहा, मेरे तो रिश्ते ही नहीं आ रहे। तो फॉलोअर ने पूछा फिर क्या करेंगे, बोले अपन भी कंपोस्ट बनाएंगे, देखो हचिंसन रिचर्ड कितने अमीर हो गए। तो उसने फॉलोअर ने कहा कि एक काम कर, ये कढ़ाई और ये कोंचा पड़ा, बना ले कंपोस्ट जा। ये भी अतामाजी सटक ली। फिर इसने भट्टी चालू करके रखी कढ़ाई और दिया पत्तियां कचरा डाल के। बोले भाई वो ये क्या कर रहा है, बोले मैं कचरे को निर्जर्मीकृत कर रहा हूं, हानिकारक सूक्ष्म जीव नष्ट कर रहा हूं, फिर मेरा मन पड़ेगा वो सूक्ष्म जीव डाल के सड़ा। तो इस विधि में कचरे को पहले गर्म किया जाता। अरे सही बात है ये, लिखो इस विधि में कहानी में कोई सत्यता नहीं है, पर बात में सत्यता है। और मैं कहता हूं जिंदगी भर नहीं भूल सकते तुम मर जाओ और पूछे ना तुम्हारे से आगे कोई के दादाजी दादाजी वो कौन सी विधि में कचरा वो गर्म करते थे, तुम्हारा जल्दी का प्लान है क्या? देखो मुझे ऐसा लगा कंपोस्ट की याद ही हो गई तुमको, है ना? क्या नहीं हो रही? सच सच बताओ, आगे बढ़ा दूं? अरे यार एक तो तुम्हारी वजह से पीछे रह गया हूं मैं जिंदगी में। चल अभी तक सुपरवाइजर ही बन जाता मैं। अरे यार लिख लिया। चलो अब अगली विधि कौन सी है बेटा? नाडेप कंपोस्ट। इसका नाम नाडेप क्यों रखा? अरे कोई काका वाका नहीं था, उनका नाम था नारायण देव राव पंडरी पांडे, ग्राम पुसर, जिला यवतमाल, महाराष्ट्र। तुम्हारी 12वीं किताब में काका लिख रखा है यार, मतलब क्या किताब लिखते हो तुम, आदमी का नाम खराब करते हो। हैं? उनके गांव जाके मत कह देना नाडेव काका, मारेंगे वो। अब इतना लंबा नाम लेना कठिन है, इसलिए 12वीं किताब में क्या लिख रखा है ना? नाडेव कैसे हुए वो? लंबे नाम की वजह से। तुम बताओ नाडेव कोई नाम रखे क्या किसी का? अब ये देखो, सुपरवाइजर का एक काम ये भी है, एक कार्यक्रम चलता है जिसको कहते हैं प्रशिक्षण एवं भ्रमण कार्यक्रम, T&V सिस्टम। नाम सुना तुमने कभी? उसमें सरकार कृषि विभाग पैसे देके एक बस करता है और गांव के किसानों को तीर्थ यात्रा, दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर दिखाते हैं, फिर IRI ले जाकर ट्रेनिंग देते हैं कि कंपोस्ट कैसे बनाए। तो ये काका सबसे तेज आदमी थे, बहुत जगह घूमे, इधर घूमे उधर घूमे उधर, हर बार जहां गए वहां लोगों ने यही कहा कि गड्ढे में नाइट्रोजन की हानि, गड्ढा खोदो पानी आएगा, नाइट्रोजन का निकाला, गड्ढा खोदो नाइट्रोजन नुकसान। इनका दिमाग खराब, इन्होंने कसम खाली मैं गड्ढा खोदूंगा ही नहीं, मैं जमीन के ऊपर गड्ढा बनाऊंगा। कैसे बनाएंगे? तो ये नाडेप टैंक बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? टैंक का मतलब क्या है? जैसे अपन पशुओं को पानी पिलाने के लिए टैंक बनाते हैं कि नहीं बनाते? तो इन्होंने टैंक बनाया 10 बाय 6 बाय 9 फीट। मतलब लंबाई कितनी, चौड़ाई कितनी और ऊंचाई कितनी? गहराई नहीं है, क्या है? तो इन्होंने ऐसे ईंटों से
गड्ढा बना दिया, है ना। फिर उसमें 7-7 इंच के छेद छोड़ दिए। छेद कैसे छोड़ेंगे, मान लो ये जैसे ईंटें ऐसे लगाते ना अपन, ऐसे रहता। अब इन्होंने क्या किया कि बीच बीच में जो ईंटें पूरी लगाना थी वो पूरी नहीं लगाई और उसकी जगह क्या लगा दी, आधी। तो ये आधी जगह कैसी रह गई, खाली। जैसे अपने भी पेड़ पौधे के चारों तरफ अगर ईंटों से वो बनाते हैं ना अपन, रक्षक, क्या कहते हैं उसको, ट्री गार्ड, तो उसमें भी छेद रहते हैं। तो इन्होंने क्या किया, क्या छोड़ दिए, छेद छोड़ दिए। कितने इंच के, है ना, कई जगह 7 सेंटीमीटर लिखा रहता है। 7 सेंटीमीटर कितना होता है ना, आधी ईंट, 7 इंच के आसपास इन्होंने ऐसे छेद छोड़ दिए। इससे क्या होता है कि कचरे को पलटना भी नहीं पड़ता और विच्छेदन भी क्या हो जाता है, वायुजीवी। तो ये फार्म कंपोस्टिंग की एक विधि, कौन सी विधि बेटा, फार्म कंपोस्टिंग की विधि। जिसमें विच्छेदन कैसा होता है, वायुजीवी। पर कचरा पलटा जाता है क्या, और कचरा नहीं पलटते। क्लियर है मामला, सच बताओ। चलो फिर ऐसा कहा जाता है इसमें फसल अवशेष और जो भी खरपतवार निकलते हैं ना, एवं खरपतवार किधर अधिक होते हैं, है ना। इसमें मिट्टी भी डालते हैं, इसकी सामग्री नहीं, बहुत सारी सामग्री है ना। तो इसमें खरपतवार और फसल अवशेष अधिक होते हैं। और बोले सर 9 फीट ऊंचा ऊंचा गड्ढा है तो डालेंगे सीढ़ी लगा, और गलती से उधर मत कूद जाना, नहीं तो तुम सुबह सुबह पहुंच जाओगे। नाडेव काका ने अच्छी व्यवस्था बनाई, हवादार। चलो, एनपीके की मात्रा कितनी होती है, लिखो, 0.5 to 1.5, then 0.5 and 1.2. I can speak English in many accents. कैसे हुआ ये, कैसे हुआ, यवतमाल। पूसर, पूसर, पूसा नहीं पूसर, है ना। पता बताऊं घर का, मकान नंबर 4, तीसरी मंजिल, दूसरा कमरा था इनका। हद कर दे यार, मान ही नहीं रहे हैं। लिख लिया, अरे लिखा क्या,
अच्छा, इसमें कितना समय लगता होगा? 4 महीने का। लिख लो, तैयार होने में समय कितना लगता है? 4 माह। डालते कितने होंगे? थोड़ी सी कम डालते हैं। उपयोग 10 टन प्रति हेक्टेयर अनाजों में, और सब्जियों में 20 टन है। ये अनुपात क्या है? यूं, ये प्रतिशत है। नाइट्रोजन कितने परसेंट है? आधे से लेके 1.5% तक हो सकता है ना। फॉस्फोरस कितना है? 0.5%। और पोटेशियम 1.2। फॉस्फोरस को फुर लिखते हैं, बता दूंगा क्या लिखते हैं हिंदी में? स्फुर। अब तुम्हारी फेवरेट कौन सी खाद? केंचुआ खाद, जिसको हम क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्ट नहीं, वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट होता है। चले आगे, चलो। हैं बॉस? देखो बॉस, बॉस बहुत खतरनाक आदमी। बॉस, बॉस अगर सुपरवाइजर बन गया ना, पार्टी मेरी तरफ से। हाँ। बोलो कि रहने दो? छोड़ो यार, मैं उसका फेवरेट सर हूं, इसलिए मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। चलो चले आगे। अरे यार, ये खाली स्लाइड कहां से आ रही है? चलो भगो यहां से। अब क्या पढ़ेंगे? देखो, ये बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, वर्मी कंपोस्ट। पता है तुमको? है? वर्मी कंपोस्ट में किसका प्रयोग किया जाता है बेटा? केंचुआ। केंचुआ कहां पाया जाता है? भूमि में पाया जाने वाला एक जीव है जो मृदा और कार्बनिक पदार्थ खाता है, और जब उसको वापस निकालता है तो उसको कहते हैं वर्मी कास्ट। क्या कहते हैं बेटा? तो केंचुए के मल को क्या कहा जाता है? वर्मी कास्ट। और इसी वर्मी कास्ट का प्रयोग हम वर्मी कंपोस्ट के रूप में करते हैं। क्लियर है मामला? अब अपन बात करते हैं केंचुए की। तो केंचुए को अरस्तु ने भूमि की आंत कहा है। क्या कहा है? किसने कहा है? इंटेस्टाइन ऑफ अर्थ। आंख नहीं, आंत, है ना। इसको प्राकृतिक हलवाहा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हलवा नहीं, हलवाहा। तुम हमेशा गलत ही सुनते हो। नेचुरल टिलर क्या कहा जाता है? मतलब जहां केंचुए अधिक होते हैं वहां मृदा में अधिक जुताई की आवश्यकता नहीं होती। ये वायु संचार भी बढ़ाते हैं, है ना। कोई पूछे कौन सा जीव भूमि में वायु संचार बढ़ाता है? कछुआ और केंचुआ अलग अलग होता है ना। पक्का पता है तुमको ऐसा? हाँ यार, वेरी गुड। अब मैं पूरी रामायण गा के सुना देता हूं, फिर मैं भी लिखूंगा, तुम भी लिखना आराम से, ठीक है। हम सब जानते हैं कि ये जो केंचुए हैं ये जमीन में पाए जाते हैं और ये मिट्टी खाते हैं। ये अंधेरे में क्रियाशील रहते हैं, धूप इनको बिल्कुल पसंद नहीं होती है। कुछ मृदाओं में ज्यादा केंचुए हो सकते हैं, कुछ मृदाओं में कम केंचुए होते हैं। वहां के वातावरणीय परिस्थिति, मृदा के प्रकार और नमी की मात्रा पर निर्भर करता है। 1 हेक्टेयर में लगभग 1.25 लाख केंचुए होते हैं। कितने होते हैं? है ना।
अगर हम बात करें 1 किलो की, तो 1 किलो में लगभग 1000 से 1200 केंचुए होते हैं। एक केंचुआ एक सप्ताह में 3 कोकून देता है, जिसमें 3 से 4 अंडे होते हैं। अगर एक केंचुआ खेत में छोड़ दिया जाए तो 6 महीने बाद लगभग 300 केंचुए हो जाएंगे। ये सब लिखवा दूंगा मैं, तुमको याद करना है। एक सप्ताह में 3 एक कोकून में 3 अंडे, एक बड़ा दो तो 4 अंडे, ठीक है। ऐसे अगर 6 महीने तक काम चले तो कितने हो जाएंगे? 300, आधे हो जाएंगे। 6 महीने में 300 केंचुए हो जाएंगे। अब ये केंचुए कितना खाते हैं? तो अपने शरीर के भार का लगभग 5 गुना खाते हैं। कितना खाते हैं? मतलब 1 किलो केंचुआ एक दिन में कितना कार्बनिक पदार्थ और मृदा खा सकता है? 5 किलो। बहुत है। अब ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं एपिजेइक, मतलब ऊपर ऊपर पाए जाते हैं मृदा से 1 मीटर की गहराई। दूसरे होते हैं डायोजिक, 1 से 3 मीटर। और तीसरे होते हैं एंडोजिक, 3 मीटर से भी अधिक गहराई तक केंचुए पाए जा सकते हैं, है ना। 3 मीटर कितना होता है? 10 फीट के आसपास, मतलब इतने अंदर तक भी हो सकते हैं, है ना। नदियों के किनारे तो होते ही। एक होते हैं एनेसिक केंचुए। बाकी केंचुए तो क्षैतिज गति करते हैं, लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट जाते हैं। और एनेसिक केंचुए ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाते हैं, है ना। इनका नाम है लैम्पेटो मारुति। मारुति हनुमान जी का भी नाम है। हनुमान जी धरती चीर के बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो केंचुए ऊपर नीचे जाने वाले, इनको सुरंग बनाने वाला केंचुआ भी कहा जाता है। रात में खाना खाने ऊपर आ जाते, दिन में दूध पड़ने वापस नीचे चले जाते। अब वर्मी कंपोस्ट बनाते कैसे, है ना। तो भारत में सबसे पहले वर्मी कंपोस्ट बनाया सुल्तान अहमद इस्माइल ने। किसने बनाया? उन्होंने इसको बनाने की एक विधि दी। उन्होंने क्या किया कि एक बहुत लंबा ऐसा, जो भैंसों को खाना खिलाने का रहता है ना, क्या कहते हैं अपन उसको? हाँ, जो भी तुम कहते हो, है ना। होज 40 से 50 फीट लंबा, 2 से 4 फीट चौड़ा और 1 से 2 फीट गहरा, ऐसा पक्का सीमेंट का उन्होंने टंकी बनाई। कितनी लंबी? 40 से 50 फीट लंबी। कितनी चौड़ी? 2 से 4 फीट चौड़ी और 1 से 2 फीट गहरे। उसके नीचे जो पुराने फटे सड़े गले टाट होते हैं, टाट समझते हो तुम? जूट बैग्स, वो नीचे बिछा देते हैं, उनपे पानी छिड़क देते हैं। फिर खेत की बारीक छनी हुई मिट्टी, कैसी मिट्टी? जिसमें न तो कंकर, पत्थर, कांच, रबर, प्लास्टिक, विमल कुछ भी नहीं होना चाहिए, उस मिट्टी को बिछा देते हैं। फिर उसके ऊपर अर्ध विच्छेदित कार्बनिक पदार्थ, अर्ध विच्छेदित मतलब ताजा भूसा नहीं डालना है ना। हल्का हल्का सड़ने लग जाए वो वाला कार्बनिक पदार्थ डालना है, वो मिला देते हैं। फिर उपयुक्त प्रजाति का केंचुआ मिला देते हैं। राजस्थान की दशा में आइसिनिया फोइटिडा, इसके अलावा एपीजीक में अपन देखें तो पेरेनिप्स, आर्वोशिकोली, फेरेटिमा इलोंगेटा, बहुत सारी प्रजातियां आती है, उनको डाल देते हैं। और फिर पत्तियों से या जूट बैग से ही उसको वापस ढक देते, क्योंकि केंचुओं को उजाला पसंद नहीं है, पानी छिड़कते रहते हैं। अब वो उनका काम है, क्या काम है? खाना और वापस गिफ्ट देना। 2 महीने 60 दिन में वो सारा गिफ्ट वापस अपने कर देते हैं, है ना। फिर उस वर्मी कंपोस्ट को निकाल लिया जाता है, छान लिया जाता है और मार्केट में 8-10 रुपए किलो के हिसाब से बेच दिया जाता है। क्लियर है मामला। अब केंचुए के जो प्राकृतिक दुश्मन है, सांप, केंचुए, कभी कभी चूहे, चींटियां, है ना, ये केंचुए खा जाते। तुम देखो कितना अच्छा गोलू मोलू मेंढक बेटा है, क्यूट सो क्यूट, 200 केंचुए खा जाए 2-3 दिन में। तो इनसे बेड की सुरक्षा करना, बेड हमेशा ऊंचे और छायादार स्थान में बताना है। ज्यादा गर्मी या ज्यादा तेज धूप से केंचुओं की मृत्यु हो सकती। केंचुओं को ठंड, गर्मी, बारिश तीनों ही चीजों से बचाने की आवश्यकता है। और उस वर्मी बेड में रसायनों का प्रयोग, किसी भी प्रकार के रसायन का नहीं। बोले चींटी मारने की दवा डाल देता हूं, चींटी तो नहीं मरेगी। अब कई बार क्या है, वर्मी कंपोस्ट निकालते समय केंचुए टूट जाते हैं, मर जाते हैं, तो एक बाल्टी में उनको डाल देते हैं, उस बाल्टी में एक छेद कर देते हैं, तो उनका जो धीरे धीरे टपक जाता है हल्का पीला पदार्थ, जिसको कहते हैं वर्मी वॉश। तो मरे हुए केंचुए के जो बॉडी से, उनके विच्छेदन से जो लिक्विड निकलता है, उसको क्या कहते हैं? इसको पानी में घोल के छिड़काव करते हैं, इससे भी नाइट्रोजन प्राप्त होता है। तो वर्मी कास्ट क्या है? केंचुओं का मल है। वर्मी वॉश क्या है?
केंचुओं का शरीर है पिघला हुआ, ये मान के चलो, ठीक है। एक और चीज अपने से पूछी जाती है कि केंचुए खाद को खेत में डालने से क्या फायदा होता है ना। तो ऐसा माना जाता है कि इसमें एक्टिनोमाइसीटीज की संख्या लगभग 8 गुना अधिक होती है। इसमें नाइट्रोजन 312, 3% नाइट्रोजन, 1% फॉस्फोरस, 2% पोटेशियम होती है। फिर 12th में लिखा है जी 1.2 से 2.5 नाइट्रोजन, 1.6 से 1.8 फॉस्फोरस, है ना, 1% से 2% तक पोटेशियम हो सकता है। पर अपने क्या याद करना, 312, 3, 1, 2, ठीक है। इसके अलावा ऑक्सीजन जैसे हार्मोन्स भी पाए जाते हैं जो पौधों की वृद्धि में सहायता करते हैं। अब केंचुए जब किसी चीज को खाते हैं और वापस निकालते हैं तो वो जो कण निकलते हैं वो गोलाकार संरचना के निकलते हैं, जो खेती के लिए सर्वाधिक उपजाऊ है। साथ ही साथ उन कणों के ऊपर केंचुओं की आंतों से निकलने वाला म्यूकस पदार्थ जो है वो चिपका रहता है, जो बहुत ज्यादा उपजाऊ भी होता है क्योंकि प्रोटीन है ना। दूसरा, कणों को आपस में तेज मजबूती से चिपका के भी रखता है, जिससे मिट्टी का कटाव भी कम होता है। तो ये है अपना वर्मी कंपोस्टिंग। कुछ समझ में आया क्या? नहीं आया? कुछ भी समझ में नहीं आया? देखो बेटा, जिनके समझ में नहीं आया उनके लिए सरकार ने सुपरवाइजर का पेपर रखा हुआ है ना। अब ये सब तुमको जैसे मैंने याद किया है वैसे ही याद, इसको प्रोसेस से याद करोगे तो पूरा याद होगा, और अगर इसको रट के याद करने की कोशिश करोगे तो कुछ भी याद नहीं होगा, है ना। जब कोई चीज याद नहीं हो तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेना चाहिए। जैसे मुझे एक बात बताओ, केंचुए का मल क्या है? क्या कहलाएगा? वर्मी कास्ट। और इस वर्मी कास्ट को ही हम क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्ट। मतलब हम डायरेक्ट क्या डाल रहे हैं खेत में? केंचुओं का, ठीक है, वर्मी कंपोस्ट। अब अपने से पूछा जाए कि वर्मी कल्चर का मतलब क्या है? केंचुआ पालन। केंचुआ अपने को थोड़ी पालता है, केंचुआ अपने को पालता है, अपन केंचुए को थोड़ी पाल रहे हैं। फिर एक वर्मी वॉश, इसका मतलब क्या है? क्या करते हैं इसका? क्लियर मामला? इतना सही है, वेरी गुड। अब मुझे बताओ, 1 हेक्टेयर में कितने केंचुए होंगे? 1.25 लाख केंचुए, 1,25,000 केंचुए होते हैं। कितने होते हैं? कहीं ज्यादा निकल जाए मेरे से लड़ने मत आना यार, है ना। एवरेज कितने होते हैं? 1 किलो में कितने केंचुए होते हैं? 1000 से 1200 केंचुए, है ना। एक केंचुआ एक माह में कितने कोकून देता है? 3 कोकून देता है। हाँ, 1 सप्ताह, सॉरी, रियली सॉरी, 1 सप्ताह। ऐसे एक कोकून में कितने अंडे होते हैं? 3 to 4 eggs। और ये 6 महीने बाद इनकी जनसंख्या कहां तक पहुंच सकती है? अच्छा, तुमको मालूम केंचुआ उभय लिंगाश्रयी है। इसमें नर और मादा दोनों भाग एक ही केंचुए में पाए जाते हैं, पर वो स्वप्रजनन नहीं कर सकता है ना, ये भी ध्यान रखना है। चलो, फिर अब अपन आगे आते हैं वर्मी कंपोस्ट की तरफ। किसकी तरफ आते हैं? तो वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए अपने को पहले तो यह सीखना पड़ेगा कि केंचुए कितने प्रकार के होते हैं। 3 लिखाऊं कि 4 लिखाऊं? 12वीं में 3 ही दे रखे, डायोजिक में खाली 1 से 3 मीटर याद रखना बस, है ना। मुख्य रूप से 3 प्रकार पहले होते हैं एपिजिक, इनको एपिजेइक भी लिख सकते हैं अपन। दूसरे डायोजिक,
और तीसरे होते हैं एंडोजिक, और चौथे होते हैं एनेसिक। आपकी 12वीं में दूसरा वाला नंबर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, तीन ही लिखे हुए, एपिजेइक, एंडोजेइक और एनेसिक। अब देखो एपिजेइक केंचुए जो है वो 1 मीटर की गहराई तक रहते हैं। कितने गहराई तक रहते हैं बेटा? डायोजिक है वो जो 1 से 3 मीटर गहराई तक रहते हैं। एंडोजिक 3 मीटर से भी अधिक गहराई पर रहते हैं। और एनेसिक, इनकी गहराई बता ही नहीं सकते, ये तो अप एंड डाउन करते हैं, है ना। तो ये कैसी गति करते हैं? ऊपर से नीचे। बाकी सब केंचुए कैसी गति करते हैं? लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, सारे के सारे लेफ्ट राइट चलते हैं, इधर से इधर, इधर से। ये समझ जाओगे तीर के निशान से? वेरी गुड। अब ऐसा माना जाता है कि ये जो एपीजे केंचुए भूमि की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं और वर्मी कंपोस्ट के लिए बेस्ट होते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट के लिए किन केंचुओं का प्रयोग किया जाता है? एपीजे, है ना। अब ये 90% कार्बनिक पदार्थ खाते हैं। कितना खाते हैं? और 10% मिट्टी खाते हैं। ये उल्टा सिस्टम करते हैं, ये 90% क्या खाएंगे? मृदा। और 10% क्या खाएंगे? कार्बनिक पदार्थ। तो एंडोजिक और एपिजेइक में खाने पीने का सिस्टम उल्टा है। एक और चीज है, ये गहरे रंग के होते हैं। हीमोग्लोबिन होता है केंचुओं में भी, है ना, और त्वचा से शोषण करते हैं। और ये हल्के रंग के होते हैं। हल्के मतलब मटमैले रंग के। लोगों ने तो सफेद लिख रखा, सफेद केंचुआ कैसे होगा मुझे बताओ, है ना। तो ये कैसे रंग के होते हैं? कौन से वाले? एपिजेइक केंचुए। अब इनमें स्पीसीज पूछते हैं, तो सबसे अच्छी स्पीसीज किसको माना गया? आइसिनिया फोइटिडा, राजस्थान की कंडीशन में बेस्ट है ना। इसके अलावा और कौन होते हैं? पेरेनिप्स, आर्वोशिकोली और फेरेटिमा एलोंगेटा। 12वीं में बायोलॉजी में फेरेटिमा प्रोस्थुमा, इसका नाम बताते ना। और कितनी स्पीसीज है, इसमें पीएचडी कर सकते हो। फिर डायोजिक में कोई उदाहरण नहीं लिखा, एंडोजिक में अपन ने लिखा है मेटाफायर। हेलो, मेटाफायर प्रोस्थुमा, बोलो एक बार, एक बार और बोलो। किसका नाम है? एंडोजेइक केंचुए। और एनएसए का नाम है लेम्पेटो मारुति। ये केंचुए सुरंग बनाने के लिए जाने जाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? सुरंग बनाते हैं रात में ऊपर, दिन में ऊपर क्यों आते हैं? भोजन के लिए। और दिन में वापस नीचे चले जाते गड्ढे में, है ना। ये वायु संचार बढ़ाने में या सुरंग बनाने में सहायता करते हैं, ठीक है। वैसे तो सारे केंचुए वायु संचार बढ़ाएंगे, पर ये नीचे के जड़ क्षेत्र तक सुरंग बनाते हैं। क्लियर है मामला? तो ये हो गया अपना केंचुए केंचुए का प्रकार। क्लियर है? याद रहेगा? वेरी गुड। अब अपने को वर्मी कंपोस्ट बनाना है। क्या बनाना है? वर्मी बेड किसको कहेंगे पहले बताओ? वो टंकी जहां केंचुए बनाना है ना। तो वर्मी बेड का आकार मैंने तुमको बताया, कितना बताया था? 40 से 50 फीट लंबा और कितना? 2 से 4 फीट चौड़ा और 1 से 2 फीट गहरा। ये तो बहुत लंबी चौड़ी जगह, स्विमिंग पूल बन जाए छोटा मोटा, है। और अच्छा, स्थान के चयन में किस बात का ध्यान रखेंगे बेटा? स्थान छायादार होना चाहिए, जल भराव
नहीं होना चाहिए, और यातायात की सुविधा होना चाहिए, है ना, मजदूरों की उपलब्धता, ये तो सब नॉर्मल चीज है। अब सबसे पहला काम क्या करें, बताओ? बेड के नीचे टाट बिछा, ऐसा लिखूं क्या? प्रक्रिया पूरी लिखो क्या, कि जूट के नीचे पहले जूट के टाट बिछाएं, फिर उसमें हल्का पानी छिड़केंगे, फिर खेत की बारीक छनी हुई मिट्टी, जिसमें क्या क्या नहीं होना चाहिए, कंकड़ पत्थर, कांच के टुकड़े, प्लास्टिक के टुकड़े आदि कृत्रिम पदार्थ नहीं होना चाहिए। फिर उस पर अर्ध विच्छेदित कार्बनिक पदार्थ डालते हैं, फिर उचित प्रजाति के केंचुए डाल के ढक देते हैं। पॉलीथीन से ढकना है क्या? नहीं, मर जाएंगे बेचारे, है ना। तो ये सारी चीजें सावधानियों में लिखना पड़ेगी अपने को, है ना। तो सबसे पहले क्या कर देते हैं अपन, जूट बैग, फिर मिट्टी, यस। थोड़ा बड़ा, तू पीछे क्यों बैठता है यार गंजा, पीछे बैठा है, बड़ा बेटा, बड़ा, ये ले। सबसे पहले क्या डालेंगे बेटा, जूट बैग डाल देंगे। फिर क्या डालेंगे, प्रोसेस में लिख देते हैं इसको, बारीक छनी हुई मिट्टी, है ना। फिर इसमें पानी भी छीटेंगे ना थोड़ा सा। फिर इसके ऊपर अर्ध विच्छेदित कार्बनिक पदार्थ, केंचुओं को दही नहीं खिलाना है ना, बाकी सब खिला सकते हैं, है ना। जैसे अपन ने कोई मोवर चलाया, जहाँ घास कटी हुई है उसको डाल दिया, 8-15 दिन में थोड़ा विच्छेदन प्रारंभ हुआ, उसको डाल दिया। खेत से खरपतवार निकाले थे, उधर थोड़े सड़ने लग गए, उसको भी पीस पास के छोटे छोटे टुकड़े करके मिला दिए। कहीं भूसा सड़ रहा था, गेहूं का भूसा डालोगे तो कम नाइट्रोजन मिलेगी, चने का, सोयाबीन का डालोगे तो ज्यादा नाइट, है ना। खेत के फसल अवशेष उनको थोड़ा सा, थोड़े दिन रखते हैं, 8-15 दिन, महीने भर, वो सड़ने लग जाए तब डालना, ऐसा नहीं ताजा भूसा डाल दिया, केंचुए खा ही नहीं पाएंगे बेचारे। फिर केचुए डालते हैं और फिर पानी का छिड़काव करते हैं और बेड को ढक देते हैं। पानी का छिड़काव हर 2 से 3 दिन में करते रहना चाहिए, है ना। यहां भी 50% से ज्यादा नमी बनाए रखना। और फिर क्या करना है, ढकना है। किससे नहीं ढकना है, किससे नहीं ढकना है, पॉलीथीन से नहीं ढकना है, ठीक है। तेज धूप से केंचुओं को बचाना है, और किससे बचाना है, प्राकृतिक शत्रुओं से भी बचाना। बताओ कौन कौन है, मेंढक, सांप, चींटियां और पक्षी भी आते बहुत सारे हैं। अरे कहाँ, गेट कौवे निकाल के ले जाते हैं सब। हाँ, टिटोड़ी, और बस पक्षियों का नाम नहीं बताना। अब वर्मी कंपोस्ट बनने में कितना समय लगता है, 60 दिन में तैयार हो जाए, ठीक है। अब वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग भी ऐसे ही करते हैं जैसा गोबर की खाद का करते हैं, पर कुछ कुछ बुक्स में कम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है ना। जैसे एक बुक में लिखा हुआ 3 से 6 टन प्रति हेक्टेयर, तो इसकी मात्रा अपन 12th में से कंफर्म करके लिखेंगे, है ना। एनपीके की मात्रा क्या बताई थी मैंने तुमको, 3, 1, 2। पर 12th की बुक में क्या लिखा है, 1.2 से 2.5 क्या है, नाइट्रोजन। फिर 1.6 से 1.8 क्या है, फॉस्फोरस। और फिर पोटेशियम में क्या लिखा है, 1 से 2%। ये मात्रा याद नहीं होती है, इसलिए ऐसे याद करते हैं, 312, है ना, अठन्नी, चवन्नी, अठन्नी, ठीक है। सबकी याद मात्रा एक जगह लेके याद करोगे तो हो जाएगी, फिर भूल जाओगे, फिर याद करना, फिर हो जाएगी। और ये अगर ऐसी संख्या है तो मैं इसको दशमलव याद करता ही नहीं, मैं याद करता हूं 12 से 25,
16 से 18, 10 से 20। मुझे पता है 12% हो ही नहीं सकती किसी भी खाद में, दशमलव लगाना है। मतलब अपने दिमाग को हमेशा जिंदा रखना है। ठीक है, आगे। अरे चले क्या, और क्या बताया था मैंने इसके बारे में? भारत में सबसे पहले सुल्तान अहमद, है ना, इस्माइल। तुम कबड्डी देखते होंगे ना अगर, तो तुमको पता है कि इस्माइल एक सरनेम होता है ना। वो कहाँ का है? अफगानिस्तान का है, ईरान का। हाँ, तो भारत में सबसे पहले किसने वर्मी कंपोस्ट बनाया? चलो अब लिख लो, बहुत हो गया। जब कुछ नहीं मिलता तब गोबर की खाद डालते हैं, है ना। जब कुछ नहीं मिल रहा हो तो फिर खाद डालो। खाद महंगी चीज है ना, अवशिष्ट पदार्थों को डालना है। ये क्या लिखा हुआ है, तू बता। ये बहुत खतरनाक आदमी दिख रहा है मुझे। ए, किसान का मित्र भी लिख लो, किसान का मित्र। कुछ वजह से वो कछुआ खाद समझ में, मैं कछुआ कौन से खाद बनाता तेरे घर में आए। बहुत खतरनाक लोग है। अच्छा, लाभ नहीं लिखवाया ना मैंने अभी, इसमें लाभ भी ऐड कर देंगे। लिखा बेटा? हम्म।
वर्मी कंपोस्ट से भी प्राप्त हो सकता है, कैसे? हाँ, वर्मी कंपोस्ट में पानी डाल दो यूं, तो उसमें क्या होगा, वर्मी कंपोस्ट की नाइट्रोजन घुल के पानी में आ जाएगी। आगे बढ़ा दूं? कौन बच गया, हाथ ऊंचा करो। देख लो इनको ध्यान से, ये वो लोग हैं। साथ में ही लिख लिया करो ना, मैंने तो समझा के लिखवाया, मैंने यही कहा था साथ में ही लिख लेना, पर तुम्हारी स्पीड बहुत ही कम है, मैं क्या ही कर सकता हूं। मतलब मेरी स्थिति भीष्म पितामह जैसी हो गई कि मैं कौरवों के पक्ष में हूं। चले आगे। हाँ हाँ, वो एक ही बात है, इतना लोड लेना ही नहीं है ना। तो जो चाहेगी ना वो आंसर लाके दे दूं मैं बुक में, सबके अलग अलग अपने अपने रिसर्च। एग्जाम में ऐसे आता ही नहीं कभी भी 1.2 1.5। एनपी के पूरे एक साथ पूछे 312। नाइट्रोजन पूछ ले वही बड़ी बात है, पोटेशियम तक कभी गया क्या आज तक कोई सवाल? तुम सारे सुपरवाइजर पेपर देख लेना और उसमें देखना फसलों में एनपीके की मात्रा भले ही पूछ ले, है ना, गोबर की खाद में नाइट्रोजन पूछता 0.5%, इससे आगे कभी जाता ही नहीं। फार्म कंपोस्ट है रिकम्पोस्ट, अपन तो इसलिए पढ़ते हैं ताकि कोई भी मौका छूट नहीं जाए, क्योंकि अगला मौका फिर कब आए नहीं जानता है। इसलिए अपन जितना वो पूछते हैं उससे 4 5 6 गुना ज्यादा पढ़ लेते हैं। अब पूछ, फिर भी वो कोशिश करता है 1 2 क्वेश्चन बाहर से ही पूछूंगा, क्योंकि अगर पूरे में से पूरे नंबर आ जाए, 100 में से 100 सही हो जाए, 300 में से 300 आ जाए 25 बच्चों के, तो उस पर जांच बैठ जाएगी कि पेपर किसने बनाया, है ना। और समान अंक वाले बहुत सारे, इसलिए वो 2 4 प्रश्न 10 प्रश्न इधर उधर से डाल देता है। 60 20 20 के फॉर्मूले, 60 प्रश्न इजी, 20 थोड़े कठिन और 20 बिल्कुल कठिन। इसलिए देखो टॉपर कितने नंबर लेके आता है, 80 85 के और ज्यादा ले आता है। कितने क्वेश्चन सही कर देता है टॉपर? 90 वाले तो बहुत मुश्किल देखने को मिलते हैं। 90 वाले तो वो पीएससी की तैयारी करते हैं। तुमने अभी 12वीं पास करी, तुम इसको कठिन समझ रहे हो, तुम्हारे साथ वाले सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने कभी बेचारों ने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, कभी बायोलॉजी नहीं पढ़ी, और वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनको भी इतना ही टाइम मिल रहा है पढ़ने के लिए। तो ये अपने माइंड सेट पे डिपेंड करता है कि अपन कितने बड़ा सोचते हैं और कितनी मेहनत करते हैं। तुम इससे कहीं ज्यादा बेहतर कर सकते हो, फर्स्ट रैंक भी ला सकते हो, पर तुम इसी में परेशान, मेरे से बचे आगे दिल से टाइम ही नहीं मिलता है। अब बताओ, सुपरवाइजर तैयारी में ही टाइम नहीं मिल रहा है, इस आदमी कैसे कलेक्टर बनाऊंगा मैं? बोले हम बनना ही नहीं चाहते हैं, वही तो समस्या है। सब करते हैं, देखो जिसको काम करना रहता ना उसके पास कोई बहाना नहीं रहता, और जिसको बहाना करना रहता ना उसके सामने गर्दन काट के भी रख दो तो क्या कहेगा कि 45 डिग्री के एंगल पे काटना थी। मजबूत बनो।
चले आगे। आगे बढ़े। लिख लिया बेटा। आगे कर दो। अरे यार मुझे एक बात ही नहीं समझ में आ रही, 2 लाइन यहाँ लिखी है और 2 यहाँ लिखी है। हद ही कर रहे हो तुम तो, फिर क्या करूं मैं? है ऐसे कैसे पढ़ा पाऊंगा ये बताओ तुम फिर खुद ही रोओगे ना कि सर कोर्स कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। लिखो। स्लो से भी स्लो होते जा रहे हो तुम तो। देख तो फिर कंफ्यूज हो रहा ना, इसलिए कहा था मैंने, कंफ्यूज होना तय है। क्यों तय है पूछ। दो अलग अलग टीचर के नोट्स है, तू एक साथ कैसे पढ़ सकता है ये बता। कोई चीज मैं आगे पढ़ाता हूँ, कोई चीज पीछे पढ़ाता हूँ। नहीं होना चाहिए। नहीं होता है, नहीं नहीं होना चाहिए। चलो चले आगे।
हो गया? लेम्पिटो मारुति। यहाँ लिखा नहीं क्या तुमने? मैं ही भूल गया क्या? यह लिख लो, मारुति हनुमान जी बताया था ना मैंने। लेम्पिटो मारुति। लिख लिया? ये भी लिख लिया? लिख लो यार। ये अपनी वाली बुक में 1 से 1.5 लिखा हुआ है ना। सर आपने इतने डेटा लिखा दिया, हम याद क्या करें? सब सारे ऑप्शन देख के समझ में आएगा क्या लगाना है। नॉर्मल ऑप्शन आ जाए तो ऐसे लगा देना, है ना। वैसे वो इतना डीप में कभी गए ही नहीं है कि वो पोटेशियम और फास्फोरस पूछे। ठीक है, ये इसलिए पढ़ाया जाता है कि नहीं पढ़ाएंगे ना तो मेरे पास रोज बच्चे आएंगे, इतने 400 बच्चे आ जाएंगे, सर इसमें पोटेशियम तो लिखा ही नहीं, फास्फोरस तो लिखा है। इसलिए लिखवा देता हूं ताकि तुम थोड़े शांत रहो। चलो, अब तुम लिख ही रहे हो तो साथ में लिख लो वर्मी कंपोस्ट के लाभ। क्या लाभ है बताओ? गोबर की खाद से अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। देसी खाद किसको कहते हैं? गोबर की खाद के 8 से 10 गुना या 8 गुना अधिक एक्टिनोमाइसिटिस। जल धारण क्षमता, वायु संचार बढ़ाते हैं और मृदा कटाव कम करते हैं। ऑक्सीन, ऑक्सीन किसका प्रकार है बेटा? हार्मोन। ऑक्सीन, एंजाइम्स, म्यूकस डालते कितने? 3 से 6 टन, और खाद्यान्न फसलों में 6 टन। 6 टन डालते खाद्यान्न फसल। खाद्यान्न फसल किसको कहते हैं अपन? अनाज वाली फसल। और नॉर्मल क्रॉप में 3 टन, है ना। कितने पेज भर गए वर्मी कंपोस्ट में? 2-3 हुए कि एक में ही लिख दिया? चलो लिख लिया बेटा।
देख लो यार। लिखा है यार, कहाँ लोड लेना अपन ने। मैं अब ढूंढूंगा जाके कैसे बनता है, मैं ही नहीं टेंशन लेता हूँ इतना। वो भी तो वही खाता है ना, कार्बनिक पदार्थ कहाँ से प्राप्त होगा। तो पौधे में होता भी तो होगा ना। चलो चले आगे। लिखो, केंचुआ खाद के प्रयोग से खेत में दीमक एवं खरपतवारों की समस्या कम होती है। केंचुआ खाद का प्रयोग करने से है, सच में। अरे यार, फेल है। केंचुए खाद के प्रयोग से दीमक एवं खरपतवारों की समस्या कम होती है। 3 टन खेत की तैयारी के समय मृदा में मिलाना है, सबके लिए। सब्जियों में हमेशा डबल डलता है, कितना? डबल, क्योंकि सब्जियों का उत्पादन ज्यादा होता है। सब्जियों में कम कभी भी नहीं डालना है। केंचुए खाद के प्रयोग से दीमक एवं खरपतवारों की समस्या कम हो जाती है, उनकी जनसंख्या कम हो जाती है। ठीक है। अब अगला टॉपिक क्या है अपने पास? हरी खाद या ग्रीन मैन्योर। देखो, हम सब जानते हैं कि तत्वों को न तो बनाया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। वो केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होते रहते हैं। देखो, मैं एक बात बताऊं तुमको, तुम हेडिंग लिखने की जल्दी में इतना रहते हो, मैं जो बोलता हूं वो भी नहीं सुनते हो। मतलब तुम्हारे लिए सिर्फ लिखना ही सब कुछ है। फिर याद दिला रहा हूं, कभी मान लो कम नंबर आ जाए 2-4, तो मेरे से आके मत पूछना, मैं यही जवाब दूंगा कि जब मैं पढ़ा रहा था तब तुम लिख रहे थे, जब मैं लिखा रहा था तब भी तुम लिख रहे थे, और जब मैं समझा रहा था तब भी तुम लिख रहे थे, उसके बाद भी तुम पूरा नहीं लिख पाए। तत्वों को न तो बनाया जा सकता, न ही नष्ट किया जा सकता है पृथ्वी पर। उनको केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे कल अपन ने नाइट्रोजन के केस में देखा कि जो वायुमंडल की नाइट्रोजन है वो पौधे के अंदर भी जा सकती है, वापस वायुमंडल में भी जा सकती है। तो ऐसे ही पौधों को कार्बनिक पदार्थ और प्रोटीन से भरपूर माना जाता है। जब वे पौधे विच्छेदित होते हैं तो वही कार्बनिक पदार्थ और प्रोटीन मृदा में चला जाता है, जिससे नाइट्रोजन एवं अन्य तत्वों की पूर्ति होती है। तो अगर किसी खेत में पौधों को उगाकर हरी अवस्था में उन्हें दबा दिया जाए तो उनके विच्छेदन से पौधे मतलब मृदा के अंदर नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ेगी। इसी को हरी खाद देना कहा जाता है। जब हरे पौधों को मिट्टी में दबा दिया जाए तो उनके विच्छेदन से कार्बनिक पदार्थ और नाइट्रोजन की मात्रा मृदा में बढ़ जाएगी। और इस पूरी विधि को क्या कहा जाता है बेटा? हरी खाद देना। 99% हरी खाद दलहनी फसलों की देते हैं, पर कभी कभी जब मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बहुत कम हो जाए, है ना, तो मक्का, ज्वार या जौ को भी हरी खाद के रूप में हम दे सकते हैं, है ना। किसको दे सकते हैं? कब दे सकते हैं? पर कभी प्रश्न पूछे, निम्न में से हरी खाद वाली फसल है? सनई, मक्का, ज्वार, बाजरा। तो मक्का ज्वार मत लगा के आना, नहीं तो मुझे ही दिखाओगे कि यहाँ तो देखो मक्का भी तो लिख रखा आपने। कब देंगे? अपवाद वाले केस में। बाकी 99% क्या देते हैं? दलहनी फसलें या लेग्यूमिनेसी कुल की फसलें, है ना। अब लिखो परिभाषा, मैं बोल बोल के लिखवाऊंगा ताकि तुम जल्दी लिखो। हरी खाद या ग्रीन मैन्योर। लिखो,
जब हरे पौधों को खेत में जब हरे पौधों को खेत में दबाकर उनसे कार्बनिक पदार्थ एवं नाइट्रोजन प्राप्त किया जाता है, तब इसे हरी खाद देना कहते हैं। इसमें मुख्यतः दलहनी, कोष्टक में लिखना लेग्यूमिनेसी, इसमें मुख्यतः दलहनी, कोष्टक में लिखना लेग्यूमिनेसी फसलों का उपयोग किया जाता है। लिख लिया? फिर लिखो अगला, हरी खाद को पलटने के लिए एमबी हल, लिख पाओगे तुम? हरी खाद को पलटने के लिए एमबी हल या ग्रीन मैन्योर ट्रैम्पलर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। हरी खाद को पलटने के लिए ग्रीन मैन्योर ट्रैम्पलर या एमबी हल का प्रयोग किया जाता है ना। देखो, मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ाने के लिए मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ाने के लिए मक्का, ज्वार, जौ, मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ाने के लिए मक्का, ज्वार, जौ को भी हरी खाद के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। लिखा? लिखो, हरी खाद वाली फसलों की विशेषताएं। लिखा? हरी खाद वाली फसलों की विशेषताएं। पहला, फसलें लेग्यूमिनेसी कुल की होना चाहिए, कोष्टक में लिखना दलहनी। फसलें लेग्यूमिनेसी कुल की होना चाहिए। कोष्टक में क्या लिखोगे? दलहन। क्यों होना चाहिए? नाइट्रोजन फिक्सेशन यही करती है ज्यादा। दूसरा लिखो, फसलें छोटी अवधि की होना चाहिए।
तीसरा लिखो, फसलें तेजी से बढ़ने वाली, फसलें तेजी से बढ़ने वाली एवं घनी वृद्धि वाली होना चाहिए। बल्किंग, बल्किंग किसको कहते हैं? ज्यादा मात्रा में उत्पादन है। फसलें तेजी से बढ़ने वाली एवं घनी वृद्धि वाली होना चाहिए। घनी वृद्धि वाली होना चाहिए। फसलें गहरी जड़ वाली होना चाहिए। फसलें गहरी जड़ वाली होना चाहिए। लिखा? हरी खाद के लिए उपयुक्त फसलों में, इतना लंबा क्यों ही लिखना अपने को, लिखो फसलें अधिक नाइट्रोजन एवं कम लिग्निन एवं फाइबर वाली होना चाहिए। फसलों में अधिक नाइट्रोजन और कम लिग्निन एवं फाइबर, फाइबर किसको कहते हैं अपन? रेशा। तो नाइट्रोजन की मात्रा अधिक, लिग्निन और फाइबर की मात्रा कम होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि लिग्निन और फाइबर के विच्छेदन में अधिक समय लगता है। फसलें अधिक नाइट्रोजन एवं कम लिग्निन एवं फाइबर वाली होना चाहिए। लिखा है ऐसा? अब नीचे नोट डाल के लिखो, नाइट्रोजन की मात्रा जितनी अधिक होगी विच्छेदन की दर उतनी तेज होगी। नाइट्रोजन की मात्रा जितनी अधिक होगी विच्छेदन की दर उतनी तेज होगी। और लिग्निन फाइबर जितना ज्यादा होगा, लिखोगे? समझ जाओगे? पक्का? वेरी गुड। अच्छा बताओ, विश्व में सबसे पहले हरी खाद किसने दिया? हार्वर्ड ने। इसी ने क्या दिया था? इंदौर विधि। इसी ने क्या दिया था? हरी। 1912 में हरी खाद दिया, 24 में उधर काम चालू कर दिया। अब देखो, हरी खाद में कुछ कुछ कार्यक्रम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे खाद को पलटना कब है, सबसे ज्यादा प्रश्न किसमें से आते हैं? इसमें से। मैंने तुमको बताया किसी भी पौधे के अंदर पोषक तत्व सर्वाधिक कौन सी अवस्था पर होते हैं? अगर वो पूछ ले कि हरी खाद की पलटाई कौन सी अवस्था पे करना है, तो क्या कहना है? पुष्पन। पर अगर वो कंडीशन दे के पूछ रहा है कि शुष्क क्षेत्रों में कब पलटना है और सिंचित क्षेत्र में कब पलटना है, तो फिर आंसर चेंज हो जाएगा क्या? शुष्क क्षेत्रों में पुष्पन के पहले कब पलटना बेटा? और सिंचित क्षेत्रों में 50% पुष्पन पर। सनई को कब पलटते हैं? 50 दिन में। और ढेंचा को कब पलटते हैं? 45 दिन में। तो सारे पलटने का काम एक साथ याद कर लो, टेंशन नहीं खत्म। ये पलट दिया। कितने बार पलटा? 5 बार। कुछ नहीं पूछे तो पुष्पन पर पलट देंगे। सिंचित क्षेत्रों में पूछे तो 50% पुष्पन, शुष्क क्षेत्र में पूछे तो पुष्पन के पहले, सनई का नाम लेके पूछे तो 45 दिन। ढेंचा का पूछे तो, और सनई का पूछे तो 45 क्यों बता रहे थे? मैं तो चेक कर रहा था कि तुम्हारा ध्यान किधर है। चलो, जा नहीं जाऊंगा। अरे यार,
चलो फिर जाना पड़ेगा भैया। अब ये टॉपिक घर से पढ़ के आना। और कुछ और भी दिया था ना मैंने तुमको। आज तारीख कितनी है?